हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का पार्ट 2। पिछले यूट्यूब सेशन में हमने पढ़ा था कि किस तरह से मेंडल ने गार्डन पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करी और 7 कैरेक्टर्स और 7 ट्रेट्स जो हैं अलग अलग डिस्कवर किए। आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उसने उनको एलील्स का, जीन्स का और फैक्टर्स का नाम दिया और कैसे ये फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करने के लिए एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। जीन्स जीन्स क्या है? जीन्स वो फैक्टर्स हैं जिसको मेंडल ने रिस्पॉन्सिबल माना कि ये एक ऐसा स्टेबल एक सोर्स है जो इंफॉर्मेशन को कैरी करता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स से बच्चों में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है वो जीन्स ही लेकर जाती हैं। तो जीन्स विच कोड फॉर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील, और ये डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन होती है। इसके लिए मेंडल ने अल्फाबेटिकल सिंबल्स का यूज किया, जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी उसने टॉल और ड्वार्फ प्लांट के लिए यूज किया। अगर कोई पौधा टॉल है तो उसके लिए कैपिटल टी का यूज किया, और अगर कोई पौधा ड्वार्फ है तो उसके लिए स्मॉल टी का यूज किया। और इसके अलावा उन्होंने देखा कि होमोजाइगस कंडीशन है और हेटेरोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है? जिसके अंदर कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। कैपिटल टी ये एक एलील है, ये दूसरी एलील है, ये दोनों मिलके पेयर ऑफ एलील्स जो हैं ये जीन बनाएंगी। तो ये टॉलनेस की जीन है और ये ड्वार्फनेस की जीन है, और दोनों क्योंकि सेम एलील है इसलिए होमोजाइगस कंडीशन, और ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, क्योंकि एक छोटी एलील है, एक बड़ी एलील है और एक छोटी एलील है। मेंडल ने ये भी प्रपोज किया कि अगर ट्रू ब्रीडिंग टॉल और ड्वार्फ पी वैरायटी प्लांट होगा तो उसके अंदर जो पेयर ऑफ एलील हाइट के लिए होंगी वो आइडेंटिकल और होमोजाइगस होंगी। मतलब कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट, मैंने आपको पिछले यूट्यूब सेशन में भी बताया था कि जो ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है उसके अंदर होमोजाइगस कंडीशन होगी, वो प्योर लाइन है, उसमें टी या टी ही होगा, और जो ट्रू लाइन नहीं होगी उसमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी। तो हेट्रोजाइगस कंडीशन कब देखी मेंडल ने? वो देखी उसने F1 जनरेशन में, पेरेंट्स में नहीं, F1 जनरेशन में उसने हेट्रोजाइगस कंडीशन देखी। वो आगे कैसे देखी वो मैं आपको आगे बताती हूँ, और डोमिनेंट और रिसेसिव फैक्टर भी देखा, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। और मेंडल ने इन्हीं बेसिस के ऊपर मोनोहाइब्रिड क्रॉस की डिस्कवरी करी। तो आइए देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनो मतलब सिंगल, हाइब्रिड मतलब कॉम्बिनेशन, और क्रॉस उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर होना। तो यहाँ पे मेंडल ने एक प्योर लाइन ली, ट्रू लाइन ली टॉल प्लांट की, और एक ट्रू लाइन ली ड्वार्फ प्लांट की, इसमें ये पेरेंट स्टेज पे। उसके बाद इससे जो गेमीट्स बने वो मेंडल ने ऐसे रिप्रेजेंट किए, टी 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 टी। इसके बाद जो इसका आउटकम आया वो क्या आया? यहां से एक गेमीट लिया टी, यहां से एक गेमीट लिया टी। जो आगे ऑफस्प्रिंग में जाता है वो 50-50% पॉसिबिलिटी होती है कि वो आगे किसका फ्यूजन होगा और वो गेमीट, कौन सा गेमीट आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगा। तो ये क्या बन गया? टी टी। ये F1 जनरेशन बन गई टी टी। अब मेंडल ने क्या किया? इसी जनरेशन की सेल्फिंग करा दी, मतलब आपस में इसकी मेटिंग करा दी। इसको मेंडल ने क्या नाम दिया? सेल्फिंग। सेल्फिंग मतलब सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फिंग। और इसके बाद जो F2 जनरेशन आएगी, जो आगे आउटकम आएगा, वो मेंडल ने प्यूनिट स्क्वायर के थ्रू रिप्रेजेंट किया।
प्यूनेट स्क्वायर मतलब प्यूनेट एक साइंटिस्ट था जिसने इस तरह से ये रिप्रेजेंटेशन प्यूनेट स्क्वायर की दी थी। तो ये किस तरह से करते हैं, ये मेल है, ये फीमेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल के गमीट्स हम ऊपर लिख देते हैं और फीमेल के गमीट्स हम नीचे लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये एक गमीट लिखा और एक यहाँ पे लिखा। इसी तरह से ये वाला गमीट यहाँ लिखा और ये वाला गमीट यहाँ लिखा। तो अब ये क्रॉस करा के देख लेंगे कि क्या पॉसिबिलिटी आएगी। यहाँ पे ये क्रॉस और यहाँ पे ये क्रॉस। तो ये F2 जनरेशन के पौधे आए। तो इसमें मेंडल ने क्या देखा, इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, 4 पौधे बने, एक टीटी, एक टीटी, एक टीटी और एक टीटी। अब ये देखिए ये दोनों प्योर लाइन आ गई और ये जो है ये हेट्रोजाइगस लाइन आ गई। और अब ये क्या होंगे, एक मेंडल ने फिनोटिपिक रेशियो दी और एक जीनोटिपिक रेशियो दी। फिनोटिपिक रेशियो मतलब बाहर से देखने में पौधा कैसा लगेगा और जीनोटाइप मतलब अंदर से देखने में पौधा कैसा लगेगा। तो फिनोटिपिक रेशियो में ये बाहर से कैसा लगेगा, लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, मगर ये छोटा, ड्वार्फ। तो 3:1 की रेशियो आ गई। अब जीनोटाइप पे कैसा लगेगा, जीनोटाइप ये सेम है मगर बाकियों के जैसा नहीं है, तो ये 1, ये दोनों सेम है इसलिए 2 और ये अकेला है इसलिए 1। तो ये रेशियो हमेशा पेपर में पूछी भी जाती है और ये बहुत इस्तेमाल होती है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो आई 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो आई 1:2:1। तो ये प्यूनेट स्क्वायर की मदद से एक टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने समझाया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू जो पॉसिबिलिटी आई उसमें मेंडल ने एक फॉर्मूला बनाया जिससे उन्होंने देखा कि अगर हम उसको एक्सपैंड करें तो हमारे को वही रिजल्ट मिलता है। और उसको मेंडल ने कहा कि ये एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में जीन का ट्रांसमिशन हम समझ सकते हैं। वो बना ax प्लस by का होल स्क्वायर। ये किस बेस पे बनाया, क्योंकि 1/4 आधा और 1/4 की रेशो में ही हमारे को ये जो जीन्स हैं वो मिली, आउटकम हमें मिला। तो इसको कैसे एक्सपैंड करेंगे, ए और बी जो है वो गैमीट की फ्रीक्वेंसी है। ए और बी जो है वो गैमीट की फ्रीक्वेंसी है कि वो किस फ्रीक्वेंसी से आगे ऑफस्प्रिंग में जाएगा मेटिंग होने के बाद। और एक्स और वाई क्या है, ये एलील्स हैं, टी और टी एलील्स हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया मेंडल ने इसको। पॉसिबिलिटी क्या है आगे की जनरेशन जाने की, हाफ इस एलील की और हाफ ही है इस एलील की। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/4 टी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला एक्सपैंड किया मेंडल ने। तो यहां पे a स्क्वायर को a लिखा, टी प्लस हाफ टी प्लस 1/4 टी। तो देखिए यही रूल पे हम पहुंच गए दोबारा से इस फॉर्मूले को, बाइनोमियल एक्सप्रेशन को यूज करके। तो मेंडल ने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे कंक्लूजन क्या निकला कि जब मेंडल ने सेल्फ पॉलिनेट किया F2 प्लांट्स को, तो उसको ड्वार्फ प्लांट्स भी मिले दोबारा से। और ये ड्वार्फ प्लांट्स F3 F4 जनरेशन तक उसको मिले। तो इससे क्या कंक्लूड किया उसने कि जो जीनोटाइप है ड्वार्फ प्लांट का वो होमोजाइगस होगा हमेशा, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। अगर इसमें कोई भी डोमिनेंट एलील आ जाएगी तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा।
तो इसको मेंडल ने आधार बनाया ये जानने के लिए कि हम जीनोटाइप ऑफ पेरेंट पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगा सकते हैं? क्योंकि अगर हमारे को फाइनल आउटकम में टीटी मिल रहा है, इसका मतलब कि कहीं भी पेरेंट के जो जीनोटाइप है या तो वो टीटी होगा या वो टीटी होगा, इनमें से कुछ होगा। तो जीनोटाइप पता लगाने के लिए मेंडल ने इस कंक्लूजन को, ड्वार्फ प्लांट के कंक्लूजन को यूज किया, जिसको उसने टेस्ट क्रॉस का नाम दिया। तो आइए देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि टेस्ट करना है, तो इसके अंदर क्या करना है? इस क्रॉस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म जिसका डोमिनेंट फिनोटाइप है, ऑर्गेनिज्म जिसका डोमिनेंट तो फिनोटाइप है मगर जीनोटाइप हमें नहीं पता। जैसे मैंने अभी बताया, अगर वो ऐसा होगा या ऐसा होगा तो बाहर से तो वो हमें लंबा दिखेगा, मगर जीनोटाइप में दोनों में से क्या है वो हम कैसे पता लगाएंगे? तो डोमिनेंट तो फिनोटाइप है बट जीनोटाइप हमारे को अननोन है। उसको उसने क्रॉस कराया रिसेसिव पेरेंट से। रिसेसिव पेरेंट मतलब प्लांट की हाइट के लिए ये रिसेसिव पेरेंट है। इंस्टेड ऑफ सेल्फिंग, F1 जनरेशन में जो अभी पीछे हमने पढ़ा, जो सेल्फिंग करते थे, जैसे ये रिजल्ट मिला था, ये सेल्फिंग की थी, उसके बजाय उसने क्या किया? उसने टी से उसको क्रॉस कराया, तो उससे हमारे को जीनोटाइप पता चल सकता है। तो आइए देखते हैं कि कैसे मेंडल ने इसका पता लगवाया। होमोजाइगस रिसेसिव, और यहां पे भी होमोजाइगस रिसेसिव। यहां पे अब मेंडल ने क्या किया? फ्लावर के कलर का एक एग्जांपल लिया। अब उसने हाइट का एग्जांपल नहीं लिया, फ्लावर के एक कलर का एग्जांपल लिया, जिसको उसने रिप्रेजेंट किया WW और WW। इससे गेमीट्स क्या बने? छोटा w, छोटा w, और यहां से जो गेमीट्स बने वो भी छोटा w और छोटा w। अब प्यूनेट स्क्वायर के थ्रू आउटकम और पॉसिबिलिटी दिखाई। अब इसमें पता क्या लगाना है? पता लगाना है कि एक फ्लावर है, क्या उसका जीनोटाइप डोमिनेंट है पूरा प्योर, या फिर वो हेट्रोजाइगस है। मतलब फ्लावर है वायलेट है कि व्हाइट है। आपको याद होगा पिछले यूट्यूब में बताया था मैंने, डोमिनेंट फ्लावर कलर है वायलेट, डोमिनेंट। और अगर डोमिनेंट जीन नहीं है तो फ्लावर का रंग कैसा होगा? व्हाइट। ये है रिसेसिव ट्रेट। तो अब देखिए फिर से, मेल यहां पे, फीमेल यहां पे हमने ये WW रख दिया, छोटा w छोटा w, और ये जो बड़ा W था, एक बड़ा W हमने यहां रख दिया। इसी तरह से ये वाला जो सेकंड है जीनोटाइप, एक हमने यहां रख दिया और एक हमने ऐसे रख दिया, और यहाँ पे छोटा W और छोटा W रख दिया। तो आउटकम क्या निकला ये देखिए, यहाँ पे बड़ा W छोटा W, बड़ा W छोटा W। इस तरह से इसका क्रॉस किया, बड़ा W छोटा W, बड़ा W छोटा W। यहां पे क्या होगा? बड़ा W छोटा W, ये वाला बड़ा W छोटा W, और ये छोटे हैं सारे, इसका क्रॉस किया, ये छोटा W। तो देखिए यहां पे रिजल्ट क्या मिला, इधर रिजल्ट क्या निकला? डोमिनेंट एलील हर जगह प्रेजेंट है, तो सारे फ्लावर्स कैसे होंगे डोमिनेंट एलील की प्रेजेंस में? ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट, क्योंकि डोमिनेंट है तो वो उसको रिसेसिव को एक्सप्रेस नहीं करने देगी। और यहां पे रिजल्ट क्या मिला? यहां पे देखिए 2:2 की रेशो मिली।
एक तरह से 1:1 की रेशियो मिली। इसका मतलब हाफ जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, वॉयलेट, और हाफ जो फ्लावर्स हैं वो कैसे हैं, वाइट। तो यहां पे हमें पता चल गया कि जो अननोन फ्लावर था, सपोज अननोन फ्लावर था, वो यहां पे होमोजाइगस डोमिनेंट था, और यहां पे जो फ्लावर था वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट था। तो इस तरह से हम किसी भी पेरेंट का जीनोटाइप निकाल सकते हैं, और इसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। इन सब के आधार पे जो मेंडल है उसने आगे अपने 3 रूल्स दिए, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जिसे उसने नाम दिया, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये हम नेक्स्ट यूट्यूब सेशन में करेंगे। उम्मीद है आपको आज के कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट या क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। थैंक यू वेरी मच।